मैं इतनी हसीन थी कि मेरा जवारी बाप मुझे बेचना चाहता था। मैं हर वक्त अपने बाप से डरी रहती थी। आज सुबह मेरी आंख खुली तो मेरी माँ मेरे सराने बैठी हुई थी। वो मुझे देखकर कहने लगी कि किरण, अब तुम बड़ी हो गई हो, मैं तुमसे एक जरूरी बात करना चाहती हूँ। अम्मी ने मेरा हाथ थाम कर मुझसे इतना कहा और फिर उन्होंने कमरे की खिड़कियां दरवाजे बंद कर दिए थे। मैं तो अक्का बक्का अम्मी की जानब देखती रह गई थी। इससे तो कबल उन्होंने कभी मुझसे इस तरह की बात ही नहीं की थी। अम्मी कहने लगी कि मैं तुमसे जो कहना चाह रही हूँ वो तुम्हारे छोटे ज़हन पर बहुत ही नागवार गुजर सकती है। हो सकता है कि तुम्हारे दिल को तकलीफ भी हो, इसलिए तुम अपना दिल थाम लो। मुझे तो यही लगा था कि अम्मी बिला वजह सनसनी सी फैला रही हैं, मगर जब मैंने अम्मी की बात सुनी तो मेरा दिल बंद होने लगा था। मैंने सोचा कि ये सब अम्मी ने क्यों कहा और किस लिए कहा। मुझे तो इनकी बात ही अच्छी नहीं लगी थी। मेरा जी चाहा कि मैं अम्मी के लबों पर हाथ रख दूं और इनसे कहूं कि मुझ में इससे ज्यादा सुनने का हौसला नहीं है। अम्मी बोली कि किरण, अब तुम जवानी की दलीज पर कदम रख चुकी हो। जिस कदर मुमकिन हो अपने बाप की नजरों से ओझल रहा करो। वो तुम्हें अपने पास बुलाए तो न जाया करो। तुम्हें पता तो है तुम्हारा बाप कितना बड़ा जुआरी है। वो चंद पैसों के लिए तुम्हें किसी भी वक्त बेच सकता है। अगर तुम्हारा बाप कुछ खाने के लिए ले आए तो खाने से इनकार कर दिया करो। तुम्हारी भलाई इसी में है। मैं बोली, अम्मी मेरे सामने ऐसी बातें मत करे। मैंने बहुत सी जवान लड़कियों को देखा है जो अपने बाप के साथ बहुत ही फ्री होती हैं और फिर मेरे अब्बू तो मुझ पर जान निछावर करते हैं। अम्मी बोली कि हाँ, मैं सब कुछ देख रही हूँ, वह तुझ पर जान निछावर करता है, तभी तो कह रही हूँ कि इससे दूर रहो, इसी में सबकी भलाई है। मैं गुस्से से बोली कि मुझे नहीं चाहिए ऐसी भलाई। इतना कहकर मैंने कमरे का दरवाजा खोला और बाहर निकल गई। बाहर मेरा छोटा भाई दरवाजे से कान लगाए खड़ा था। वो बोला कि मुझे पहले ही पता था कि अम्मी सिर्फ आपसे प्यार करती हैं, मुझे तो कोई प्यार ही नहीं करता। अम्मी आपको मुझसे चोरी छुपे कुछ खाने के लिए दे रही थी। मैं हंस दी और बोली कि नकाश, तुम कैसी बातें करते हो, हम सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं। वो कहने लगा कि फिर मुझे भी बताएं कि अम्मी क्या कह रही थी। मैं बोली कि अम्मी कुछ जरूरी बातें कर रही थी। नकाश ने सर हिला दिया और सेन में खेलने लगा था। अभी थोड़ी देर गुजरी थी कि अबू भी घर आ गए। उन्होंने हाथ में जलेबियां पकड़ी हुई थी। घर आते वो मुझे पुकारने लगे थे, किरण देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। मैं अबू की जानब लपकी और इनके पास जाकर बैठ गई थी। वो मुझे और नकाश को अपने हाथों से जलेबियां खिलाने लगे थे। अम्मी ने ये मंजर देखा तो आग बगोला होगी। कहने लगी कि किरण, इधर आकर मेरी बात सुनो। मैंने इनकी बात पर तवज्जो नहीं दी और अबू के पास ही बैठी बातें करती रही। फिर अबू नहाने चले गए तो अम्मी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कमरे में ले गई थी। मेरे मुंह पर थप्पड़ भी मारा था। वो कहने लगी कि तुम्हें मेरी बात का असर नहीं होता क्या? मैंने तुम्हें कहा था कि अपने बाप के पास मत बैठा करो, लेकिन तुम आते इनके पास जाकर बैठ गई। यानी माँ की बात का कोई असर ही नहीं है। मैं बोली, अम्मी मैं अब्बू से बहुत प्यार करती हूँ, इनके पास नहीं बैठूंगी तो फिर किसके पास बैठूंगी? अम्मी ने मुझे गले लगा लिया था। वो रोते हुए बोली कि सारा कसूर मेरा ही है बेटी, मैंने तुमसे हकीकत छिपा रखी हुई थी। मुझे चाहिए था कि सब कुछ पहले ही बता देती। मैं बोली कि अम्मी ऐसी भी क्या बात है? तभी अब्बू की आवाज आई थी। वो कहने लगे, किरण और नकाश कहाँ हो तुम दोनों? मैंने अम्मी की तरफ देखा तो अम्मी कहने लगी, अशोर अपनी बीवी को आवाज देता है, फिर तुम्हारा बाप सिर्फ तुम्हें और नकाश को ही क्यों पुकारता है? मैंने कंधे अकचा दिए। तब अम्मी कहने लगी, अभी तुम ना समझो, तुम्हें यही लगता है कि सब लोग तुम्हारी ही तरह हैं, मगर ऐसा नहीं है। तब अब्बू भी कमरे में दाखिल हो गए और बोले कि क्या बात है, तुम दोनों माँ बेटी परेशान क्यों बैठी हो? आज खैर तो है ना? अम्मी घबरा गई और बोली कि बस किरण के सर में दर्द था, इसलिए वो कमरे में बैठी थी। वो बोले कि किरण खैर तो है, चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूं। अम्मी ने जल्दी से मेरा हाथ पकड़ा, मुझे अपने साथ कमरे से बाहर ले गई और बोली कि नहीं नहीं, बस ये ठीक हो जाएगी। मैं अम्मी के इस रवैये पर बहुत हैरान हो रही थी। अम्मी ने आज से पहले तो कभी कुछ ऐसा नहीं किया था। खाना लगा तो सब मिलकर खाना खाने लगे थे। अम्मी बर्तन उठाने लगी तो अब्बू ने मुझे इशारे से अपने पास बुलाया था। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और कहने लगे कि किरण, अपनी माँ की बातों की वजह से परेशान मत होना, वो जरा उल्टे दिमाग की है, कभी भी कुछ भी बोल देती है। मैंने सर हिला दिया और अब्बू के पास से उठ गई थी। मुझे अम्मी का खौफ था कि अगर उन्होंने फिर से मुझे अब्बू के साथ देख लिया तो गुस्सा करेगी। मगर ये बात भी सच थी कि मेरे अब्बू जुआरी थे, लेकिन वो अपना घर अच्छे से चला रहे थे। ऑफिस में रोजाना जाया करते थे। रात हुई तो अम्मी और अब्बू के कमरे से लड़ने की आवाजें आने लगी थी। निकाल सहम गया था। वो बोला कि आप ही ये क्या हो रहा है? मैंने इसे दिलासा दिया और बोली कि कुछ नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अम्मी और अब्बू के कमरे से लड़ने की आवाजें आना कोई नई बात नहीं थी। हैरत की बात यह थी कि आज इन दोनों की लड़ाई में बार बार मेरा ही जिक्र आ रहा था। मैं घबरा गई थी।
सारी रात आंखों ही आंखों में कटी थी। सुबह अबू नाश्ता किए बिना ही घर से बाहर निकल गए थे। मैं अम्मी के पास बैठ गई और बोली कि अम्मी रात भर अबू और आप क्यों लड़ते रहे हो। तब अम्मी फूट फूट कर रोने लगी थी। मुझे इनके रोने से तकलीफ हो रही थी। वो कहने लगी कि किरण आज मैं तुम्हें एक ऐसी हकीकत बताने लगी हूँ जिसे सुनकर तुम शायद मुझे कभी माफ न कर सको, मगर मेरी बात सुन लो। मैंने ये जानबूझकर नहीं किया था। इस वक्त तुम्हारी माँ बहुत मजबूर थी, जमाने की हाथों तंग थी। मेरे पास दुनिया में कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। मैं अम्मी की बात सुनकर बहुत ज्यादा खौफजदा हो गई थी। मैं बोली कि अम्मी मुझे असल बात बताएं कि आखिर माजरा क्या है। अम्मी कहने लगी कि बेटी तुम 2 वर्ष की थी जब तुम्हारे बाप का एक्सीडेंट हो गया था। मैंने जब ये खबर सुनी तो रोने पीटने लगी थी, मगर मेरी सास आकर मुझे कोसने लगी थी। वो बोली कि तुम मनहूस हो, तुम्हारी कदम ही मनहूस है, तुम्हारी वजह से मेरे बेटे के साथ ये हादसा पेश आया है। मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं तो पहले ही परेशान थी, अब ये बातें सुनी तो दम घुटने लगा था। मैंने रो रो कर अल्लाह से दुआएं की कि मेरे शोहर को कुछ ना हो, मगर मैं क्या कर सकती थी। होना तो वही था जो अल्लाह को मंजूर हो, और अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। मेरा शोहर मर गया था, तुम यतीम हो गई थी और मैं बेवा होगी। अम्मी की बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। ये बहुत ही अजीब बात थी जो उन्होंने मुझे बताई थी। मुझे अपने कानों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। मेरी आंखों में आंसू देखकर अम्मी जल्दी से उठी और एक पुराने से बैग से कोई ढूंढने लगी थी। फिर वो मेरे पास आकर बैठ गई। अम्मी ने मेरे हाथ में एक तस्वीर थमा दी थी। वो कहने लगी कि ये था मेरा पहला शोहर और तुम्हारा सका बाप। इस तस्वीर में मेरी अम्मी दुल्हन बनी बैठी थी और बहुत ही खुश लग रही थी। साथ बैठा शख्स भी बहुत ही खूबसूरत था। वो शख्स जो मेरा क्या बाप इसे माफ कर चुका है, और अगर तुमने अब कुछ गलत किया तो याद रखना तुम्हारा बाप तुम्हें जिंदा दफना देगा। क्या तुम अब किसी का सर लेना चाहती हो? इस घर से फिर एक और जनाजा निकालना चाहती हो? बस करो, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। और मैं अपनी माँ के पांव पकड़ने लगी थी। अम्मा से कहा कि मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ इरफान से, अगर वो मुझे ना मिला तो मैं मर जाऊंगी। और अम्मा ने कहा कि तुम कितना जानती हो इस शख्स को, जो तुम अपने बाप की 22 साल की मोहब्बत को ठकरा कर इस शख्स का नाम ले रही हो। इसके बगैर तुम जिंदा नहीं रह सकती। अगर तुम अपने बाप की और हमारी वफादार नहीं हो सकती, हमारी मोहब्बत को समझ नहीं सकती, तो कभी इस शख्स के साथ भी वफा नहीं कर सकती, बल्कि वो लड़का भी तुम्हारे साथ वफा नहीं करेगा, ये बात याद रखना। और अम्मा कमरे से चली गई। मुझे ऐसे लगता कि अगर वो मुझे ना मिला तो मैं मर जाऊंगी। और बाप था, मगर मुझे इसके मतलब तो कोई इल्म ही नहीं था। मैंने वो तस्वीर सीने से लगा ली थी। अम्मी कहने लगी कि जब तुम्हारे बाप की मैयत घर आई तो तुम्हारी दादी ने हम दोनों को घर से निकाल दिया था। मैं रोती रह गई थी और बोली कि मुझे मेरे शोहर का आखिरी दीदार तो करने दो, मगर इस औरत ने मेरी एक ना सुनी। मैं तुम्हें अपने साथ अम्मी के घर ले गई थी, मगर वहाँ बहुत ही गुर्बत थी। मेरे भाई कोई काम नहीं करते थे, अम्मा मजदूर थी। मेरा बाप तो बहुत अरसा पहले ही गुजर चुका था। मेरे घर वालों ने हम दोनों को हाथों पर लिया था, मगर वहाँ हालात इस कदर खराब थे कि तुम हर वक्त बीमार रहने लगी थी। मुझे तुम्हारी खातिर कुछ ना कुछ तो करना ही था। एक दिन मेरी अम्मी कहने लगी कि बेटी तुम दूसरी शादी कर लो, इसमें तुम्हारी बच्ची की ही भलाई है। इस वक्त मुझे अम्मी की बात बहुत ही ठीक लगी और मैंने हामी भर ली। अम्मी आप मेरे लिए रिश्ता तलाश कर दे, मैं शादी कर लूंगी। अम्मी ने हसन का रिश्ता मेरे लिए ढूंढा था, वो मुझसे शादी करने पर रजामंद था। मैंने इसके सामने हाथ जोड़कर बस इतनी गुजारिश की थी कि तुम मेरी बेटी को कबूल कर लेना। वो बोला कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी बेटी को अपने सीने से लगा कर रखूंगा। मैं बोली कि अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मैं उम्र भर तुम्हारी गुलाम बनकर रहूंगी, तुम जो कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। वो खुश हो गया। इसने मेरे साथ निकाह कर लिया और मुझे अपने घर ले आया था। इसने मेरी बात मानी और तुम्हें अपनी बेटियों की तरह चाहने लगा। घर में रिज़्क की भी कोई कमी नहीं थी। मैं अब अपने शोहर को याद करके आहें भरती रहती थी, मगर इस बात पर खुश थी कि तुम महफूज हाथों में हो। एक दिन अम्मी मुझसे मिलने को आई तो हसन ने बहुत हंगामा किया था। वो कहने लगा कि आज तो तुम्हारी माँ मेरे घर आ गई, अगर दोबारा मैंने इसे यहाँ देखा तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। मैं तो हसन की बात सुनकर हक्का बक्का रह गई थी। मैं बोली कि क्यों आप मेरी माँ के बारे में ऐसे लफ्ज इस्तेमाल क्यों कर रही हैं? वो कहने लगा कि इस मोहल्ले में मेरी इज्जत बनी हुई है। अगर लोगों को इल्म हो गया कि मैंने इतने गरीब घराने की लड़की से शादी की है तो लोग मुझ पर थू थू करेंगे। मुझे हसन से इस तरह के अल्फाज की तवक्को नहीं थी, मगर मैंने अपने दिल पर पत्थर रख लिया। वो सोचा कि अगर मेरी बेटी यहाँ पर खा पी रही है तो मुझे अपनी माँ से नहीं मिलना चाहिए। मैंने हसन की बात मान ली और अपने घर वालों से हर किस्म का रिश्ता खत्म कर दिया। मगर अब मुझे समझ में आया कि हसन ने मुझसे शादी क्यों की थी।
اور پھر اس نے مجھے میرے رشتہ داروں سے کیوں دور کر دیا تھا۔ اس نے بہت لمبی پلاننگ کی تھی، جبکہ میں تو یہی سمجھتی رہی کہ یہ شخص میرے ساتھ مخلص ہے۔ مجھے اس بات کا بھی بعد میں پتا چلا تھا کہ تمہارا باپ جوا کھیلتا ہے اور وہ تمہارا سکا باپ نہیں ہے۔ اس نے مجھے یہ سب بتانے سے منع کیا تھا۔ میں نے اس کی یہ بات بھی مان لی تھی۔ پھر ہمارے گھر نکاش پیدا ہو گیا تو میں یہی سمجھنے لگی تھی کہ حسن تمہیں سکے باپ کی طرح چاہتا ہے، مگر یہ میری خامو خیالی تھی۔ ستیلا کبھی بھی سکا نہیں بن سکتا۔ میں بولی کہ امی اب کیا ہوا ہے؟ امی کہنے لگی کہ تم کچھ دن اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھو، ہر بات کھل کر تمہارے سامنے آ جائے گی۔ میں کچھ بھی کہہ کر تمہیں مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی۔ تم میری ایک بات پلو سے باندھ لو، حسن تمہارا سکا باپ نہیں ہے، وہ تمہارے لیے ایک اجنبی شخص ہے، اور اب تم بڑی ہوگی ہو، بالغ ہوگی ہو، اس سے دور ہی رہنا۔ اتنا کہہ کر امی میرے پاس سے اٹھ گئی تھی، جبکہ میں پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی تھی۔ آج میرا دل بہت ہی زخمی ہو گیا تھا۔ سچ کہوں تو مجھے اپنے سکے باپ کی موت کا رتی بھر بھی افسوس نہیں تھا۔ جس انسان کو کبھی میں نے دیکھا ہی نہیں، جس کا کبھی ذکر ہی نہیں سنا، اس کے متعلق سن کر میرے دل میں کوئی جذبات نہیں ابھرا تھا۔ میں تو اس انسان کے لیے روتی رہی کہ جسے میں اپنا سکا باپ سمجھتی تھی، وہ میرے لیے اجنبی کیسے ہو سکتا تھا۔ آج میں اسی لیے رو رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کی موت واقع ہوئی ہو۔ میرے اندر اداسی ابھر گئی تھی۔ میں سارا دن مردے کی طرح کمرے میں لیٹی رہی تھی۔ شام کے وقت ابو کام سے واپس آئے، وہ مجھے اور نکاش کو پکار رہے تھے، مگر میں اٹھ نہ سکی تو ابو میرے کمرے میں آ گئے تھے۔ میری امی نے سارا دن کمرے میں جھانک کر نہیں دیکھا تھا۔ ابو کے آتے ہی وہ بھی وہیں پر آ گئی تھی۔ ابو کہنے لگی کہ میری گڑیا اس طرح کیوں لیٹی ہوئی ہے؟ تو امی کہنے لگی کہ اس کی طبیعت بہت خراب ہے۔ ابو تڑپ کے کہنے لگے کہ چلو میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلوں۔ امی نے کہا کہ نہیں، یہ نہیں جائے گی۔ ابو امی کو گھورنے لگے تھے، تب میں بول پڑی کہ نہیں ابو، مجھے کہیں بھی نہیں جانا، ابو مجھے کہیں بھی نہیں جانا۔ ابو مجھے دیکھ رہے تھے، اور پھر امی ابو سے کہنے لگی کہ مجھے اپنی ماں سے ملنا ہے۔ ابو ایک دم سے داڑ پڑے تھے، کہنے لگے کہ تم وہ بات بھول گئی جو میں نے شادی کے شروع کے دنوں میں کی تھی۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم اپنے میکے والوں سے کوئی تعلق نہیں رکھو گی۔ امی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی اور بولی اثر مجھ پر اس قدر ظلم مت کرو۔ ابو بولے کہ جو کچھ مرضی کر لو، میری طرف سے کل بھی انکار تھا اور آج بھی انکار ہے۔ اتنا کہہ کر ابو باہر چلے گئے، جبکہ امی میرے پاس آ گئی اور بولی کہ دیکھا تم نے اپنے باپ کا غرور۔ ابھی مجھے احساس ہوا تھا کہ جس شخص کو میں فرشتہ سمجھتی رہی ہوں، وہ اصل میں اچھا انسان نہیں ہے۔ اس نے میری ماں سے رشتے تک چھین لیے تھے۔ آج رات میرے ابو اور امی کی بہت لڑائی ہوئی تھی۔ میں نے صبح اٹھ کر وجہ پوچھی تو امی نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ حقیقت یہ ہے کہ حسن تمہاری جوانی اور خوبصورتی کو دیکھ کر لالچ میں آ گیا ہے۔ وہ تمہیں ایک امیر آدمی کے ہاتھوں فروخت کر دینا چاہتا ہے۔ میں یہ بات سن کر اکا بکا رہ گئی، میں رونے لگی تھی۔ اس دن ایک شخص ہمارے گھر آیا تھا۔ میں نے امی سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تب امی نے بتایا کہ یہ تمہارا ماموں ہے۔ ماموں مجھے بہت ہی عجیب لگا تھا۔ امی نے مجھے کہا کہ ماموں کے پاس جا کر سلام کرو، جبکہ میں تو ان کو دور سے دیکھتی رہ گئی تھی۔ خیر ابو بھی واپس گھر آ گئے اور میرے ماموں کو دیکھا تو ہتھیائی سے اکڑ گئے تھے۔ وہ میری امی سے کہنے لگے کہ یہ انسان ابھی میرے گھر سے چلا جائے، نہیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ابو گھر سے باہر نکل گئے تھے۔ مجھے امی پر ترس بھی آ رہا تھا کہ وہ بیچاری اپنے بھائی سے بہت عرصے بعد ملی تھی۔ خیر ابو کے گھر آنے سے پہلے ماموں واپس لوٹ گئے تھے۔ ابو جب گھر آئے تو میں نے خود کو کمرے میں چھپا لیا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ مجھے بیچ دے۔ مجھے ہر وقت ڈر لگنے لگا تھا۔ ایک رات بہت ہی عجیب سا واقعہ ہوا تھا۔ امی میرے پاس آ کر مجھے کہنے لگی کہ آج رات تمہارا باپ تمہیں فروخت کرنے والا ہے، میں تمہیں بچا لوں گی۔ اتنا کہہ کر امی نے میرے ناک پر رومال رکھ دیا تھا اور پھر میں گہری نیند میں سو گئی تھی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے خود کو ایک عجیب سے کمرے میں پایا تھا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی، دل کو عجیب سی گھبراہٹ ہونے لگی تھی، مگر تبھی مجھے نکاش نظر آ گیا تھا۔ میرا بھائی میرے ساتھ تھا۔ میں کمرے سے باہر نکلی تو امی پر نظر پڑی۔ میں امی کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور بولی کہ ہم کہاں آئے ہیں؟ امی کہنے لگی کہ رات حسن تمہیں فروخت کرنے لگا تھا، میں نے تمہارے ماموں کو فون کر دیا، شکر ہے کہ اس نے وقت پر ہمیں بچا لیا ہے۔ اب ہم تمہارے ماموں کے گھر ہیں، میں نے سرا لا دیا تھا۔ مجھے بہت افسوس ہوا تھا کہ کاش وہ انسان جس کو میں اپنا باپ سمجھتی رہی وہ ایسا نہ نکلتا۔ ماموں کا گھر بہت ہی عجیب سا تھا۔ اس گھر میں بہت سی عورتیں اور مرد تھے، وہ سب عجیب سے تھے۔ مجھے ایسا محسوس نہیں ہو رہا تھا، مجھے یہاں پر اچھا محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ میری ماں بھی ہم سے کٹ کر رہ گئی تھی۔
2 दिन तो आराम कर कर गुजर गए थे, मगर तीसरी रात अजीब सा वाकया हुआ था। मेरे मामू जो कि एक बार हमारे घर भी आए थे, मेरे पास दूध लेकर आए और बोले कि इसे पी लो। मैंने इनकी जाना बड़ी गौर से देखा था। मैंने मामू के हाथ से दूध का गिलास पकड़ा तो मामी ने इशारे से मुझे अपनी जानब मतवजा किया था। मैंने इनकी जानब देखा तो वो मुझे दूध पीने से मना कर रही थी। फिर बहाने से मेरे पास आ गई और मामू को बातों में लगाकर इसने मुझे दूध गिराने का इशारा कर दिया था। मैं हैरान थी कि आखिर ये सब वो क्यों कर रही थी। मैं दूध का गिलास हाथ में बकरी बुत बनी खड़ी थी। अब मामी मामू का हाथ पकड़कर जबरदस्ती अपने साथ ले गई थी। पीछे से मामी मुझे इशारा कर रही थी कि दूध गिरा दो। मुझे अपनी मामी अच्छी नहीं लगती थी। जब से हम यहाँ आए थे वो हमसे बातचीत ही नहीं करती थी, आंखें माथे पर रखकर बैठी हुई थी। और आज जब मामू के दिल में मेरे लिए रहम आ गया था तो मेरी हमदर्द बनकर आ गई थी। मैंने सारा दूध पी लिया था और अपने कमरे में आकर लेट गई थी। थोड़ी देर गुजरी थी कि मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। मैं गहरी नींद में डूब गई थी। जब आंख खुली तो मैंने खुद को एक कमरे में पाया था। ये कोई आम कमरा नहीं था। मैं उठकर बैठ गई थी। हर तरफ फूलों की खुशबू थी। मैंने अपने हुलिये का जायजा लिया तो दंग रह गई। मैं तो दुल्हनों की तरह सजी हुई थी। तभी कमरे का दरवाजा खुला था और एक बूढ़ा सा मर्द मेरे कमरे में दाखिल हुआ था। मैं उसको देख के घबरा गई और बोली कि कौन हो तुम। वो मुस्कुरा दिया और बोला कि आज शब तुम मेरी मेहमान हो। मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। मैंने इस कमरे से निकलने की बहुत कोशिश की थी, मगर मुझे बेबस कर दिया गया था। मैं अपनी बदकिस्मती पर रो रही थी। सुबह हुई तो मेरे मामू मुझे आकर ले गए थे। मैं बोली कि ये सब क्या था। वो हंसकर बोले कि हमारा यही दस्तूर है, यहाँ पर लड़कियां ऐसी ही करती हैं। मैं घर पहुंची तो खूब वलवला सा मचा था। मेरा सब कुछ लूट चुका था। मैंने इस सब का कसूरवार अपनी माँ को ठहराया था, मगर इसने मेरी एक बार न सुनी। मामू कहने लगे कि उम्र भर अब तुमने यही काम करना है, इसलिए ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। जब मेरा छोटा भाई मेरी हमायत में बोला तो मामू ने इसे एक जोरदार थप्पड़ मारा। वो दूर जाकर गिरा था। इसकी ये हालत देखकर तो मैं इसकी जानब भागी थी। अम्मी ने तो इतना भी नहीं कहा था कि तुमने मेरे बेटे को क्यों मारा। अम्मी सामने बैठकर सिगरेट पी रही थी। मामू कहने लगा कि अगर तुम्हें अपने भाई की जान अजीज है तो आज के बाद इनकार मत करना। मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ये सब कुछ होगा। मैं तो बड़ी हया के साथ जिंदगी गुजार रही थी। मेरा बाप से तेला निकला और वो मुझे बेचना चाहता था, जबकि मेरी माँ सखी होने के बावजूद सतीली जैसी थी। मैं अपने छोटे भाई की खातिर इन जालिमों की बात मान रही थी। मैं अब आए दिन खुद को देखती तो डर जाया करती थी। मुझे खुद से वहशत होने लगी थी। एक दिन मैं घबरा गई तो छत पर चली गई। थोड़ी देर बाद मुझे कदमों की चाह सुनाई दी थी। मैंने मुड़कर देखा तो मेरी मामी खड़ी थी। वो मुझे बड़े ही गौर से देख रही थी। फिर बोली कि तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम ये सब नहीं करना चाहती, फिर क्यों कर रही हो। मैं गुस्से से बोली कि आपके शोहर ने धमकी दी है कि अगर मैंने इनकी बात न मानी तो वो मेरे भाई को मार देंगे। मामी आहिस्ता से बोली कि अभी भी वक्त है, तुम अपने बाप के पास भाग जाओ। मैं बोली कि वो भी तो मेरा सुतेला बाप है और मुझे बेचना चाहता है। मामी हैरत से मुझे देख कर बोली कि कौन सा सुतेला बाप। मैं बोली कि हसन मामी ने अपना माथा पीट लिया था। वो बोली कि तुमने अपने चेहरे के नए नक्श को गौर से नहीं देखा, तुम हूबहू हसन पर की हो। वो तुम्हारा सका बाप है। तुमसे किसने कह दिया कि वो तुम्हारा सुतेला बाप है। मैं बोली कि अम्मी ने कहा था। मामी ने कहा कि तुम्हारी अम्मी एक नंबर की झूठी औरत है। ये लोग बहुत ही बड़े हैं, इनका जरिया माज तो तुम जान ही चुकी हो। तुम्हारी अम्मी भी जवानी में यही काम करती थी। फिर एक अमीर आदमी से शादी करके इसके साथ चली गई। इसने 2 माह तुम्हारी माँ को साथ रखा और फिर तलाक दे दी। तब इसकी मुलाकात हसन से हुई थी। वो एक अमीर बाप की औलाद थी। घर वालों से किसी बात पर खवा होकर अपना शहर छोड़कर यहाँ बसा था। तुम्हारी माँ ने इसे अपने जाल में फंसा लिया था। वो बेचारा सीधा सादा सा था और तुम्हारी माँ से शादी कर ली। जब तक तुम्हारी माँ की असलियत इसे पता चली तब तक तुम पैदा हो चुकी थी। तुम उन नकाश हसन के सकी औलाद हो। वो इतने शरीफ आदमी था कि तुम्हारी वजह से तुम्हारी माँ के साथ गुजारा करता रहा। यूं ही वक्त गुजरता गया और वो बेचारा शराफत का मारा तुम्हारी माँ को छोड़ भी ना पाता कि बच्चों पर बुरा असर पड़ेगा। वैसे भी तुम्हारी माँ की मकारी को दाद देनी पड़ेगी। इसने किस तरह तुम्हें तुम्हारे बाप के खिलाफ कर दिया। इसने तुमसे झूठ बोला होगा। अभी ज्यादा देर नहीं हुई, तुम लौट जाओ। इतना कहकर मामी नीचे चली गई थी, जबकि मैं सदमे से 2-4
تیار تھی۔ رات کے وقت مجھے پھر سے غیر مرد کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ میں آج رات جس کی مہمان تھی، میں نے بڑی چلاکی سے اسے شراب پلا دی اور وہ نشے میں سو گیا تھا۔ تب میں نے اس کا موبائل نکال کر ابو کا نمبر ملایا تھا۔ پھر میں نے انہیں ساری حقیقت سے لڑتے ہوئے تب وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ مجھے ان کے رونے سے تکلیف ہو رہی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ کرن آج تمہیں ایسی حقیقت بتانے لگی ہوں جسے سن کر شاید کبھی تم مجھے معاف نہ کر سکو، مگر تم میری بات سن لو، میں نے یہ جان بوجھ کر نہیں کیا تھا۔ اس وقت تمہاری ماں بہت مجبور تھی، زمانے کے ہاتھوں تنگ تھی، میرے پاس دنیا میں کوئی اور راستہ ہی نہیں تھا، اس لیے مجھے یہ سب کرنا پڑا۔ میں امی کی بات سن کر بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ میں بولی کہ امی مجھے اصل بات بتائیں کہ ماجرا کیا ہے۔ امی کہنے لگی کہ بیٹی تم 2 برس کی تھی جب تمہارے باپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ میں اس سے بہت محبت کرتی تھی۔ میں نے جب یہ بات سنی تو رونے پیٹنے لگی تھی، مگر میری ساس آ کر مجھے کوسنے لگی تھی۔ وہ بولی کہ تم منحوس ہو، تمہارے قدم ہی منحوس ہے، تمہاری وجہ سے میرے بیٹے کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا ہے۔ میری ایک بات کان کھول کر آگاہ کر دیا تھا اور گھر کا پتہ بھی بتا دیا تھا۔ صبح جب میں گھر پہنچی تو میں بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد میرے کمرے کا دروازہ کھٹکا تھا۔ میں نے دروازہ کھولا تو ماموں کہنے لگے جلدی سے میرے ساتھ چلو، میں ان کے ساتھ ہو گئی تھی، مگر اسی وقت پولیس بھی آ گئی تھی۔ پولیس کو دیکھ کر ماموں کی تو جان ہی نکل گئی تھی۔ پولیس نے امی اور ماموں کو پکڑ لیا تھا، مجھے اور بھائی کو بھی اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ تھوڑی دیر کارروائی کے بعد ہم ابو کے ساتھ چلے گئے تھے۔ اس کے بعد ابو ہمیں اپنے آبائی گھر لے گئے تھے۔ دادا دادی کے پاس ابو نے بتایا تھا کہ اس رات ماموں نے ابو کو مارنے کی کوشش کی تھی، وہ بے ہوش ہو گئے، تب امی اور ماموں گھر سے فرار ہو گئے تھے۔ اب میں اپنی دادی کے ساتھ رہتی ہوں، وہاں پر سب کو علم ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا، مگر سب نے مجھے قبول کر لیا ہے، اور پھوپھو نے تو اپنے بیٹے سے میرا رشتہ بھی کر دیا ہے۔ کیا سوتیلی ماں اپنی بیٹی کے ساتھ ایسے ہی کرتی ہے؟ کمنٹ میں اس نے اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور دے۔ تو دوستو آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ میں اس نے اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ مزید اس طرح کی سبکواز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ شکریہ، خدا حافظ۔ لگی کمنٹ میں اس نے اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ مزید اس طرح کی سبکواز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ شکریہ، خدا حافظ۔